तो फाइनली आ चुका है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बायोग्राफी का चौथा पार्ट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम नेताजी के बायोग्राफी का और भी थोड़ा सा हिस्सा जान लेते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मुझे फ्यूचर का बात नहीं पता है कि इसी वीडियो पे पूरा बायोग्राफी ख़त्म हो जाएगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता तो पार्ट 5 पे तो कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स नो। जनवरी 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। जनवरी 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा। साल 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। आप लोगों को एक चीज़ बता दिया जाए, यहाँ काफ़ी सारे कंट्रीज़ का जो नाम लिया गया है, अफगानिस्तान, जर्मनी, स्पेशली जापान, सिंगापुर। तो वो सिंगापुर आए 1943 में जर्मनी से। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब इस नेताजी बायोग्राफी का पार्ट 1 था, उस पार्ट 1 के जो वीडियो था उसमें भी मैंने शुरुआती में कहा था 15 अगस्त को वो वीडियो रिलीज़ हुआ था। तो आप सभी लोगों को बता दिया जाए कि नेताजी ने जितने भी डायलॉग्स दिए हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर डायलॉग यही है। और नेताजी के जितने भी बात हैं उनमें से वन ऑफ द मोस्ट मोटिवेशनल लाइन ये है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आप सभी लोगों ने रास बिहारी बोस के बारे में तो सुना ही होगा। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। तो इससे शुरू हुई नेताजी की एक और अगली कहानी, एक और जीवन का पड़ाव। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो आप सभी को बता दिया जाए कि काफ़ी दिनों पहले 1900 से भी पहले जो इंडिया का राजधानी था वो कोलकाता था। फिर किसी के मन में ये आया कि इतना बड़ा एक देश और उस कोने पे, मतलब बंगाल पे तो है ना कोलकाता, तो वो कोना पे एकदम है, इसलिए इतना बड़ा देश और कोने पे राजधानी ये जज नहीं रहा था। इसलिए देश के मिडिल पे एक शहर था काफ़ी बड़ा, दिल्ली, उसको कर दिया गया राजधानी। तो इसी के साथ इंडिया का राजधानी हो गया दिल्ली। और उस टाइम जब दिल्ली राजधानी हुआ था तब जो भारत का विभाग हुआ था, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये कुछ भी नहीं होता, एक पूरा इंडिया था। दोनों फौजों ने अंग्रेजी से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। ये द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के अनुशासन में रहे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नया नाम दिलाया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेजी का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों के पीछे हटना पड़ा। अब गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाने लगा, क्यों? चलिए हम ये जानते हैं। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। इस टाइप से ही गांधी जी का टाइटल राष्ट्रपिता हुआ और पहले गांधी जी ने ही नेताजी को नेताजी कहा था और नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। आप सभी लोग गांधी जी को बहुत सारे नामों से पहचानते होंगे, महात्मा गांधी, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, बाबूजी, या फिर हम राष्ट्रपिता ही
कह लेते हैं। आज के वीडियो पे इतना ही, और पार्ट 5 फाइनल पार्ट होने वाला है और वहाँ हम बताएंगे नेताजी के मौत के मिस्ट्री के बारे में। तो चलिए एक और मिस्टीरियस वीडियो के लिए तैयार रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।